ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ किसानों से जुड़ा है बल्कि उपभोक्ताओं से और देश की आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। साथियों, सोचिए अगर आप साल भर मेहनत करके दलहन और तिलहन की फसल तैयार करें और जब फसल बेचने का वक्त आए उस समय एकाएक फसल के दाम गिर जाएं, तब आप क्या करेंगे? तब आप सोच में पड़ जाएंगे कि फसल अभी बेची जाए या दाम बढ़ने का इंतजार किया जाए। ऐसे समय में भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ, जिसे हम NCCF के भी नाम से जानते हैं, एक ऐसी संस्था है जो आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। वो आपकी इस फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदती है और आपको आर्थिक लाभ पहुंचाती है, नुकसान होने से बचाती है। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि ये NCCF संस्था क्या है और ये किस तरह से कार्य करती है, आपको किस तरह से लाभ पहुंचाती है। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं NCCF रायपुर शाखा के शाखा प्रबंधक श्री M परीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो NCCF संस्था है ये है क्या? NCCF जो है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, ये जो है उपभोक्ता मामले और भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। जी जी। इसका जो हेडक्वार्टर्स जो है, मुख्यालय ये न्यू दिल्ली में है। अच्छा। और बाकी का जो ब्रांचेस है सभी स्टेट में, स्टेट का जो कैपिटल है वहाँ पर ये इसका ऑफिसेस प्रेजेंट है। जी जी। तो इसका जो कार्यकारी है वो हम किसानों के लिए प्रोक्योरमेंट करते हैं। और दलहन तिलहन में प्रोक्योरमेंट ये होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय जो क्रॉप्स को नोटिफाई करता है, पूरा 25 क्रॉप को नोटिफाई करता है, हर साल में नोटिफाई करता है। और इसमें जो क्रॉप्स आता है और 2 सीजन में होता है, एक खरीफ सीजन में होता है और एक रबी सीजन में होता है। इसका जो MSP डिसाइड होता है, एक कमीशन होता है, कास्ट और प्राइसिंग कमीशन, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा ये रिकमेंड करता है कि MSP, फिर वो MSP को जो होता है कैबिनेट अप्रूवल देता है, फिर वो MSP पब्लिश होता है। वो MSP जो फाइनल होता है वो सभी के लिए दिख जाता है। MSP इसीलिए डिसाइड होता है कि जैसा किसान है, कोई दलहन में तूर उगाना चाहता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनका कल्टीवेशन कितना है, जैसा उसका सीड का कास्ट है और कल्टीवेशन का कास्ट है, उसका लेबर का कास्ट है। उनको पता होना चाहिए कि भारत सरकार का एक फिक्स रेट है, 8,000 रुपये तूर के लिए फिक्स किया हुआ है। तो उसके हिसाब से वो किसान अपना खेती का
करे और आगे का मेरे को एश्योरेंस मिलता है कि भारत सरकार 8,000 रुपये में मेरा तूर खरीदेगा। जैसा कि तूर, चना और मसूर, मस्टर्ड और दलहन और तिलहन दोनों भी हम खरीदते हैं। जी जी जी, जी और इसके बताइए, इसके अलावा जो है इसमें 2 स्कीम आता है, प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS और PSF, मूल्य स्थिरीकरण योजना और मूल्य स्थिरीकरण निधि। और अभी भारत सरकार के 2 स्कीम है ना, दो मंत्रालय चलाता है। ये PSS जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, भारत सरकार का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चलाता है, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। और PSF जो है उपभोक्ता मामले कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री चलाता है। तो इसको भारत सरकार ने दोनों को एक ही किया है। तो इसको एक स्कीम का नाम दिया है PM आशा, प्रधानमंत्री आय अन्नदान योजना अभियान। तो इसके अंतर्गत जो भी किसान भाई उगाते हैं दलहन और तिलहन में, ये स्कीम के अंतर्गत दोनों टाइप का खरीदी होता है। जैसा MSP में होता है खरीदी, तो वो MSP डिसाइड होता है भारत सरकार द्वारा, जो नोटिफाइड किया होता है दलहन और तिलहन का, उसी में खरीदी किया जाता है। और MSP के ऊपर यदि अगर कोई क्रॉप जाता है और भारत सरकार को बफर स्टाफिंग करना है, कंज्यूमर के लिए शॉर्टेज रहता है, तो PSF के अंतर्गत जो खाद्य उपभोक्ता मामले विभाग से PSF के स्कीम के अंतर्गत भी और दलहन तिलहन में खरीदी होता है। जी जी, ये हमारा मुख्य कार्यकाल। जी जी, आप जैसा कि अभी आपने बताया प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत, तो प्राइस सपोर्ट स्कीम में NCCF का क्या रोल होता है? NCCF का ये रोल होता है कि जैसा NCCF स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करता है। जी जी, जैसा स्टेट गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मेनली, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है ना, एग्रीकल्चर और NCCF दोनों मिला के काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हम अप्रोच करते हैं कि हमारे को ये कमोडिटी स्टेट में प्रोडक्शन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सबमिट करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर से जो आता है सैंक्शन क्वांटिटी, जैसा तूर का 40,000 मीट्रिक टन खरीदना है स्टेट में, प्रोडक्शन में जो 25% होता है वो हम खरीदते हैं। तो कुछ कमोडिटी है 100% खरीदते हैं, तूर, उड़द और मसूर जो है ना, प्रोडक्शन का कोई उसमें डिसाइडेड नहीं है, तो 100% खरीदने का है। बाकी जैसा मस्टर्ड हो गया और ग्राउंडनट हो गया, इसमें स्टेट का जो प्रोडक्शन होता है उसमें 25% का खरीदी ये स्कीम के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा सर, ये जो NCCF काम कर रही है, इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई होगी, मतलब जो मीडिएटर होते थे जो पहले जो खरीद लेते थे और कम लाभ मिलता था हमारे किसान भाइयों को, तो वो किस तरह से अब लाभ मिल रहा है? जैसा कि अभी पैक्स है, ग्राउंड लेवल में पैक्स काम करता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, हम उनके थ्रू खरीदी करते हैं। तो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं पैक्स। जैसा किसान जाता है, हर किसान पैक्स से जुड़े हुए रहते हैं लोकल में, तो पैक्स का जो परिसर होता है वहाँ पर हमारा सेंटर रहता है। तो पैक्स में जो फार्मर रहता है वो खुद जाके वहाँ पर रजिस्टर कर लेता है पहला। तो जो रजिस्टर कर लेता है को उनको SMS जाता है कि इस डेट को आपको क्रॉप लेके आना है, आपका क्रॉप। तो वो फार्मर अपना अरेंजमेंट करके लोकल में वो क्रॉप समिति के पास लेके आएगा। फिर समिति में हमारा जो होता है सर्वेयर होता है, वो सर्वेयर क्वालिटी चेक करेगा, FAQ फेयर एंड एवरेज क्वालिटी में माल है, मॉइस्चर है, जैसा 14% मॉइस्चर होना चाहिए, बाकी का फॉरेन मैटर जितना होना चाहिए वो सब चेक करके फार्मर को उनका स्टाफ का लॉट एंट्री कर लेते हैं। तो लॉट एंट्री कर लेते हैं तो किसान को जो पेमेंट होता है वो माल हम ले लेते हैं समिति के थ्रू। किसान को जो पेमेंट होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, तो कोई मिडिल मैन इसमें नहीं है। तो डायरेक्ट किसान का खाता में जो आधार लिंक्ड अकाउंट है उनका किसान का, तो उन आधार लिंक्ड अकाउंट में ही पेमेंट जाता है। जी 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 सर, ये जो आप समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं, इससे हमारे देश की आत्मनिर्भरता किस तरह से बढ़ रही है? जी मैडम, जो समर्थन मूल्य में जो खरीदते हैं, जैसा कि है प्रोडक्शन इंडिया का है जी 7 लाख मीट्रिक टन जी पल्सेस का जी, ये एस्टिमेटेड है, टेंटेटिव है। अच्छा, जैसा इसमें होता है किसानों को प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। जैसा कि ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट में रेट कम हो जाता है। जी। तो जैसा मिडिल मैन होता है, जैसा लास्ट ईयर का चना का है। अच्छा, तो चना में क्या हुआ है, 4,500 रेट चल रहा था। तो समर्थन मूल्य 5,328 रुपए। अच्छा, तो हम उस टाइम क्या है, किसान को ये स्कीम का तो लाभ मिल जाता है 5,320, 500 रुपए का जो डिफरेंस है ना, वो किसान को मिल जाता है, क्योंकि किसान पहला क्रॉप डालने समय
क्या सोच के रखता है कि हमारे को इतना रेट मिलेगा, और मिडिल मैन जो है वो रेट कम कर देता है जैसा डिमांड कम हो जाता है मार्केट में। तो हम क्या करते हैं, जैसा भी डिमांड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड, हमारा जो एमएसपी डिसाइड हुआ रहता है उसी में हम क्रॉप खरीदते हैं और बफर स्टॉक के लिए गोदाम में स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए मिडिल मैन का एलिमिनेट हो जाता है और किसान को उनका अपना समर्थन मूल्य मिलता है। जी। और जी मैडम। जी सर, आपने जैसे बताया कि आप किसानों से क्रॉप खरीद लेते हैं और आप अपने गोदाम में स्टोर कर, तो इसकी मार्केटिंग फिर आप कैसे करते हैं? जी मैडम, इसका मार्केटिंग जो होता है ना, जो भारत सरकार डिसाइड करता है इसका मार्केटिंग कैसे करना है। जी। तो इसमें क्या है, एक तो ऑक्शन होता है, ओपन ऑक्शन, जैसा पीक टाइम क्रॉप का चला जाता है, जैसा कि डिमांड चला जाता है, क्रॉप का हार्वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद इसको ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन करते हैं तो ये अभी गोदाम से जो होता है ऑक्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑक्शन होता है भारत सरकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो उस प्लेटफॉर्म के जरिए ये ऑक्शन होता है स्टॉक, उसमें जो वेंडर्स रहता है वो लोग खरीद लेते हैं। इससे क्या है, ऑफ टाइम में स्टॉक लोड हो जाता है मार्केट में, ताकि रेट कंट्रोल रहे। ओके। और इसमें जो होता है तो ऑक्शन। सर पहले एक साथी का फोन सुन लेते हैं। जी। हेलो। सर, मेरा नाम है नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ कि किसान जो बड़ी मेहनत से दलहनी फसल को उगाता है, उसको या बाजार में वाजिब दाम नहीं मिल पाते हैं। जी, तो ऐसी दफा में जो सरकार की योजना है तो उसको वाजिब दाम कैसे मिले? दूसरी चीज, वो एक किसान कितनी दलहन फसल उगा सकता है, रकबा के हिसाब से उसको कितना हिस्सा देना चाहिए कि इतनी दलहन उगाओ? अगर पूरा देश दलहन उगाएगी तो बाकी फसलें कहाँ से आएंगी? तो ये इसका मानक कितना होना चाहिए? जी सर बताइए। जी मैडम, ये किसान है ना, दलहन में जैसा तूर है अभी, और उड़द है और मसूर है, ये 3 क्रॉप्स है ना, वो किसान से हम 100% खरीदेंगे। जी। बाकी का जो होता है ना, स्टेट में 25 प्रोडक्शन रहता है, 25% का स्टेट का प्रोडक्शन रहता है, उतना खरीदते। इसमें क्या है, पर हेक्टर कितना होना चाहिए, जैसा पर हेक्टर 13 कुंटल होना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। उतना क्रॉप हम किसान से खरीदते हैं, और एक दिन में एक फार्मर से 40 कुंटल ही खरीदते हैं। जी। उससे ज्यादा नहीं खरीदते। तो ताकि बाकी किसानों को भी माल ले सके। जी मैडम। तो इनकी एक सीमा भी आपने बता दी कि इससे ज्यादा फसल अगर आप उगाते हैं तो वो एनसीसीएफ नहीं खरीद सकती है। कुछ क्रॉप में जैसा तूर हो गया और मसूर हो गया और उड़द हो गया, इस 3 कमोडिटी का जो है 100% खरीदते हैं। अच्छा। बाकी का जो है प्रोडक्शन, एरिया प्रोडक्शन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से 1 हेक्टर में कितना आना चाहिए, उतना क्रॉप हम खरीदते हैं। अच्छा। और उसमें एक हेक्टर, जैसा एक किसान का 3 हेक्टर जमीन है, जी हाँ। तो उसमें करीबन पकड़ के चलो 40 कुंटल आता है। अच्छा। 40 कुंटल से ज्यादा आता है तो हम एक दिन में 40 कुंटल ही खरीदेंगे। अच्छा। ताकि बाकी किसान का भी माल ले सके। जी। तो सर, ये जो समर्थन मूल्य में दलहन तिलहन खरीदी की योजना जो भी शुरू हुई है, ये सिर्फ अभी दलहन तिलहन तक ही है या दूसरी फसलों को भी खरीदा जा सकता है एनसीसीएफ के माध्यम से? एनसीसीएफ के माध्यम से दलहन तिलहन ही खरीदते हैं, और अन्य भारत सरकार के और दूसरे भी एजेंसी है, एफसी है, वीट खरीदता है एमएसपी में, और राइस खरीदता है, बोले तो राइस पैडी खरीदता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ खरीदता है, और सीसी है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो कपास खरीदता है, और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जूट खरीदता है। तो जैसा नोटिफाइड क्रॉप्स है, अलग अलग एजेंसियाँ अलग अलग अपना कार्य क्षेत्र में। सर नफेड भी एक है, नफेड और एनसीसीएफ दोनों का जो है दलहन तिलहन में, नफेड और एनसीसीएफ दोनों का सिमिलर है। अच्छा। तो जैसा भारत बड़ा है तो दोनों एजेंसी तो चाहिए ही चाहिए। जी। ताकि कुछ एरिया, ताकि पूरा एरिया कवर कर सके, इसलिए दोनों एजेंसी भारत सरकार के नोडल एजेंसी दलहन तिलहन में। जी। सर, आप लोगों का ये जो प्रयास है एनसीसीएफ के माध्यम से जो फसल खरीदी आप कर रहे हैं, इससे हमारे देश में उसका आयात में कमी आई है? दलहन तिलहन जो हमको पहले बाहर से मंगाना पड़ता था, उसमें कुछ कमी आई है? जी मैडम, आया है। जैसा कि इम्पोर्ट होता था 3 साल पहले, तो भारत सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स लागू किया है। जैसा फ्री सीड किट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है बहुत सारा, और हमने छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट में तो तूर सीड का किट फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इससे क्या प्रोडक्शन बढ़ता है, और सारी स्टेट गवर्नमेंट पल्सेस के लिए काम कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े। अच्छा। इससे अपना इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो और अपना डॉलर बाहर ना जाए, इससे अपने उगाए हुआ
पल्सेस जी अपने ताली में आए। जी जी जी, जी। सर अभी आपने बताया कि किसान इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद में आप उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कहाँ उनकी फसल बेचना है। तो रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, जो हमारे नए किसान भाई इससे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा आप विस्तार से बताइए। जी मैडम, रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है ना, 2 तरीका है जी। एक तो पैक्स है, आपके यहाँ सेंटर ओपन होता है जी, उसका इन्फॉर्मेशन जो है गाँव में पहुँचा जाता है पैक्स के जरिए या APO के जरिए जी। तो वो एक तरीका है। और किसान अपना रजिस्ट्रेशन के लिए एक तो आधार चाहिए और एक बैंक अकाउंट चाहिए। अच्छा। और लैंड रिकॉर्ड। जी जी। लैंड रिकॉर्ड इसीलिए चाहिए कि किसान का जेन्युइननेस चाहिए कि वो क्रॉप उगाया है नहीं उगाया है। जी जी जी। ये 3 डॉक्यूमेंट जो है किसान का जरूरी है। जी जी जी। फिर वो अपना सेंटर पे जाता है, सेंटर पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेता है पैक्स के साथ, मोबाइल नंबर जोड़ के जी जी रजिस्ट्रेशन कर लेता है। मोबाइल नंबर पे OTP आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद शेड्यूलिंग होता है फार्मर का कि ताकि आप कब से आप माल ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। और एक होता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होता है। जी जी। जैसा किसान अपना माल लेके गया है तभी हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो है लैंड रिकॉर्ड, आधार और मोबाइल नंबर, ये 3 कंपलसरी है जी। सर इस प्रक्रिया में और इसके अलावा भी है ना हमारा जो है ना ई-समिति पोर्टल है। ई-समिति पोर्टल में किसान अपना डायरेक्टली भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ई-समिति ऐप है जी, ऐप स्टोर में है, प्ले स्टोर में है जी जी। तो ये सब डाउनलोड करके किसान अपना डायरेक्ट भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है जी जी। तो QR कोड भी है, QR कोड के जरिए स्कैन करके भी किसान अपना डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये सब इंफॉर्मेशन जो पैक्स का सेंटर रहता है या APO का सेंटर रहता है वहाँ पर उपलब्ध रहता है। सर क्या कभी कोई दिक्कत भी आती है हमारे किसान भाइयों को? किसान भाइयों को दिक्कत आता है, कभी टेक्निकल दिक्कतें आता है कि कभी मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है, तो कभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड प्रॉपरली नहीं होता है जी जी। कभी एरिया का प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाता है उनका। अच्छा। तो कभी रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स की वजह से, कभी मोबाइल नंबर गलती वजह से वो दिक्कत आता है। अच्छा। हमारा जो सेंटर का जो इंचार्ज रहता है वो उनका प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व करता है। अच्छा अच्छा। सर इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए शासन की तरफ से या आपकी जो संस्था है इसकी तरफ से क्या प्रयास और किए जा रहे हैं? इसके लिए हम दलहन तिलहन में अधिक से अधिक किसानों को जुड़ने के लिए हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं जी जी। और न्यूज़ चैनल के माध्यम से और स्टेट गवर्नमेंट का सभी पैक्स के थ्रू पॉम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गाँव में ताकि अधिक से अधिक किसान जुड़ सके। और ये है ना, ये जो स्कीम है ना इसको और 24/7 करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, मूल्य स्थिरीकरण योजना और PSF के अलावा भी हमारा जो किसान रजिस्टर्ड हुआ है अभी हमारे पास जो किसान रजिस्टर हुआ है इस साल करीबन 2 लाख के करीबन अभी किसान रजिस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं जी जी। तो उनके लिए क्या करते हैं ना, अभी जैसा मंडी में है, मंडी में भी हम डायरेक्ट सेंटर ओपन करेंगे। अच्छा। तो ये अभी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन होने का है, अभी इस साल ये हो जाएगा जी जी। इससे क्या होता है कि मंडी में डायरेक्ट सेंटर ओपन करने से किसान अपना डायरेक्ट माल सेंटर के अलावा मंडी में ले सकता है। जो नीलामी होता है मंडी में, ऑक्शन में, तो हम तो MSP में खरीदेंगे। अगर MSP में ज्यादा आता है तो वो बेच सकते हैं माल। अगर MSP में कम आता है तो हर मंडी में हम 4 कमोडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है। अच्छा। तूर, उड़द और चना और मसूर, 4 पल्सेस है ना दलहन में, हम मंडी में भी पूरा 100% खरीदेंगे जी। सर एक साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? योगेश जांगले, सिरवा बांधा, बेमेतराले। जी योगेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं, ये जैसे हम लोग दलहनी फसल बेचना है तो एक जैसे समर्थन मूल्य हम कहाँ बेच सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी बताते हो? जी सर, वही रजिस्ट्रेशन एकड़ में कतक बेच सकते हैं? अच्छा जी सर, आपका नजदीक का पैक्स को आप अप्रोच कीजिए, आपका नजदीक का पैक्स सेंटर है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और जब सेंटर चालू हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ जाएगा, तब आप माल लेके आप समर्थन मूल्य में बेच सकते हैं। जी सर, एक बार दोहरा दीजिए, ये पूछ रहे थे कि कितनी फसल में एक बार में हम बेच सकते हैं? तो आपका क्रॉप क्या है, जो तो आप क्या बेचना चाहते हो? जी शायद संपर्क टूट गया है सर, आप बाकी फसलों के भी बारे में बता दीजिए। जी, जैसा तूर है और चना है, उड़द है, मसूर है, तो आप 100% क्रॉप हमारे पास रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाकी का जो है उसका स्टेट ने एरिया का डिफाइन किया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पर हेक्टेयर वाइज प्रोडक्शन का डिफाइन किया हुआ है। उतना मात्रा में हम सेंटर वालों से
आप जी। संपर्क कर सकते हैं, उतना क्रॉप आपका हम ले लेंगे। जी जी, परीक्षित सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी साथियों, अभी आपने सुना कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ आपके लिए आर्थिक रूप से एक सुरक्षा कवच के रूप में है। आप जरूर इनसे जुड़िए, इनका लाभ उठाइए। नया विषय, नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।